हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू एम्स टू क्रैक। मैं हूँ ईशो अवस्थी। हमने सीडीपी में 2 दिन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज में 2 चीज़ें पढ़ी थी। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और दूसरी कल पढ़ी थी वैगोस्की जी की, जो थी आपकी सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे उसी में एक और मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो दी थी आपको कॉलबर्ग ने, लॉरेंस कॉलबर्ग ने। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है वो जानी जाती है कॉग्निटिव मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और कहीं कहीं इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। बात यह है कि जो कॉलबर्ग जी हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक एग्जाम्पल देकर। हाँ, उसको बोलते हैं हेंस डेलिमा। हेंस डेलिमा, हेंस डेलिमा, है ना। हेंस जो है वो नाम है एक व्यक्ति का, डेलिमा का मतलब है दुविधा, है ना। डेलिमा का मतलब है दुविधा, दुविधा। हेंस जो है एक व्यक्ति का नाम है। जब इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की इजाद की थी, है, जब इन्होंने बताया था कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, जीन पियाजे जी ने क्या बोला था कि बच्चे के विकास के लिए, लर्निंग के लिए विकास की ज़रूरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने बोला था कि बच्चे के विकास के लिए जो नैतिक सिद्धांत हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना। इसमें इन्होंने एक स्टडी की थी, कुछ बच्चों पे और कुछ लोगों पे स्टडी की थी इस एग्जाम्पल को लेकर, हिंस डेलिमा। इसमें जो हिंस एक व्यक्ति है उसका एग्जाम्पल दिया था। क्या था कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था लोगों को कि एक इंसान है जिसका नाम है हेंस। हेंस जो है, उनकी जो पत्नी है, जो वाइफ है उनकी, उनको कैंसर है। उसकी कैंसर के लिए उसको एक डोज चाहिए, एक दवाई चाहिए। वो एक दवाई मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जो फार्मेसी चलाता था, है ना, फार्मेसी, जो फार्मास्यूटिकल जो होते हैं, वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे दवाई चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे दवाई खरीदने के लिए। डॉक्टर ने बोला था कि वो डोज उनको चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी उनकी वाइफ को तो उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। जो वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर था, वहाँ के इंसान ने उनको वो डोज देने से मना कर, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे पेमेंट करने की, उनके पास मनी नहीं थी। उन्होंने क्या किया कि जो आपकी ये कॉलबर्ग है, इन्होंने कहा कि उन्होंने जो हेंस हैं उन्होंने अपनी बीवी की जान बचाने के लिए चोरी कर ली ना। जो वो डोज था, वो जो आपकी मेडिकल स्टोर था, वहाँ से उन्होंने चुरा लिया। उन्होंने कंडीशन दी, 4 कंडीशन दी थी इसमें। पहली क्या थी, एक कंडीशन ये थी, लोगों से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग उन्होंने जो किया वो सही किया कि गलत किया। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें से उन्होंने कहा कि आप चूज़ कीजिए और उन 4 ऑप्शंस के बेस पर आप बताइए कि जो आपका आंसर है उसकी पीछे रीजनिंग क्या है आपकी, है ना। आपको जो मोरल रीजनिंग है, जो नैतिक जो तर्क है, वो मुझे बताइए आपने ऑप्शंस क्या क्या चूज़ किए थे। 4 ऑप्शन जो उनके थे, वो पहला था कि उन्होंने एक ऑप्शन रखा कि अच्छा किया उसने चोरी किया, जी ये लॉ के अगेंस्ट है चोरी, लेकिन उसको चोरी करनी ज़रूरी थी क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बचाना था, तो उसके हिसाब से उसने सही किया। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये था कि दूसरे में ये बोला कि जो चोरी करना है वो गुनाह है, सोसाइटी में जो चोरी है उसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती है। जो उसकी सोसाइटी के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, इस चीज़ के लिए वो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, मे भी उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दे क्योंकि उसने चोरी की है और चोरी करना एक गुनाह है। थर्ड बोला था उन्होंने कि चोरी करना जो है लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है, तो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, उसको जेल हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन ये था कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि आगे जाके उसकी वाइफ ही उसका साथ देगी, तो अगर उसने चोरी की है तो बिल्कुल सही की है, अपनी वाइफ को उसको बचाना था इसलिए उसने चोरी कर दी, क्योंकि उसकी वाइफ जो है आगे जाके उसके काम आने वाली है, साथ उसकी वाइफ ही देगी, ना कि सोसाइटी। तो ये 4 ऑप्शन उन्होंने दिए और लोगों से बोला कि आप एक ऑप्शन चूज कीजिए और उसके पीछे एक रीज़न बताइए, एक नैतिक तर्क बताइए कि आपने उस रीज़न को क्यों चुना। तो इन सब के बेस पर, ये 4 लेवल की मोरल स्टेजेस थी, इस बेसिस पर उन्होंने मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस की जो थ्योरी है उन्होंने बनाई थी, है ना। जो हिंस डेलिमा थी, इसके बेस पर उन्होंने 2 चीज़ें दी थी। क्या दी थी, एक दिया था उन्होंने मोरल रीजनिंग,
यानी आपकी नैतिक तर्क, नैतिक तर्क यानी मोरल रीजनिंग, और दूसरा दिया था आपका मोरल डेलिमा यानी आपका नैतिक दुविधा। इन दो चीज़ों को उन्होंने बोला था हिंस डेलिमा के बाद कि समाज में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मोरल रीजनिंग यानी आपका नैतिक तर्क, और दूसरा है नैतिक दुविधा। इन दोनों के बेस पर इंसान जो है अपने फैसले लेता है और उसके बेस पर उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये तो बात होगी हिंस डेलिमा की। अब बात करते हैं कि उन्होंने स्टेजेस कितनी दी थी यानी अवस्थाएं कितनी दी थी। इन्होंने 3 अवस्थाएं दी थी। पहला होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ठीक है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, और कहीं कहीं आता है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज यानी पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ थी हमारे पास, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात, इसका जो एज है वो 3 to 8 ईयर है, जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं। कहीं कहीं पर बिलो 6 साल भी दिया हुआ है, जो 6 साल के नीचे के बच्चे हैं वो भी इसमें आते हैं, है ना। अब इसमें क्या है, वो देखो ये सब चीज़ें आपको जब पेपर देंगे तो ध्यान रखना कि ऑप्शंस क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 to 8 दिया नहीं है तो आप बोलेंगे आंसर ही सही नहीं है ना, जो ऑप्शन दिए हैं वो ही सही नहीं। आपको दोनों देखने होंगे, अगर बिलो 6 दिया होगा और ऑप्शंस दिए हैं तो आप बिलो 6 लगाएंगे, और अगर 3 to 8 दिया है तो आप उस पर टिक लगाएंगे, है ना। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपका जो ये स्टेज है इसको बोलते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टेज, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्टेज। इसको उन्होंने 2 पार्ट्स में दोबारा डिवाइड किया है, ए और बी में, यानी लेवल स्तर सेट किए हैं 2। कौन कौन से? पहला जो है इसमें जो है अवॉइडेंस पनिशमेंट यानी अवॉइडिंग पनिशमेंट, पनिशमेंट को अवॉइड करता है बच्चा। दूसरा है रिटर्न फेवर मांगता है बच्चा। अवॉइडेंस पनिशमेंट या फिर यहाँ इसको बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब इसको एक करके समझते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज को रिवॉर्ड और पनिशमेंट स्टेज भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत 2 लेवल आते हैं, 2 स्तर आते हैं। एक है अवॉइडिंग पनिशमेंट, जो आपका दंड है उसको अवॉइड करने के लिए। दूसरा रिटर्न फेवर, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में रिटर्न फेवर चाहिए, आपको भी उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट इंटरेस्ट, है ना। वो अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है तो उसको बदले में इंटरेस्ट उसको चाहिए, आपको वो अपने आप को पसंद कर रहा है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए। पहला वाला जो स्टेज है उसमें बच्चे को पता नहीं होता है क्या सही है क्या गलत, लेकिन पनिशमेंट की डर से, पनिशमेंट उसको ना मिले तो वो वही काम करेगा जो सही होगा, जबकि उस स्टेज में उसको नहीं पता कि वो जो काम है वो सही है गलत, लेकिन पनिशमेंट को, दंड को ना लेने के लिए, दंड को अवॉइड करने के लिए, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो सारे काम करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ठीक है, ओबीडियंट बन जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। किस डर से? पनिशमेंट की डर से। पनिशमेंट उसको नहीं चाहिए तो वो आपकी हर बात को मानेगा, तो ओबीडियंट बन जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि उसको, अगर आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम मेरा ये काम कर दो, तो कई बच्चे बोलते हैं ठीक है मैं आप ये काम करूँ, लेकिन मुझे बदले में ये चाहिए। उसने आपका फेवर भी कर दिया, लेकिन उसको फेवर के रिटर्न में भी कुछ चाहिए, है ना, कि मैं चलो अच्छे नंबर ले आऊँगा, आप मुझे क्या दोगे? मुझे साइकिल दिलाओगे। छोटे बच्चे करते हैं कि जब तुम पास हो जाओगे तो मैं साइकिल दिलाऊंगा, है ना, जब तुम पास हो जाओगे तो ये करूँगा, तो तुम पास हो जाओगे तो वो करूँगा, तुम ये चीज़ काम कर दोगे मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगी या टॉफ़ी दूंगा। तो बच्चा रिवॉर्ड मांगता है। इसमें पनिशमेंट को की प्रायोरिटी मिलती है कि पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वो एविडेंस बन जाता है। इसमें वो रिवॉर्ड को प्रायोरिटी पे रखता है कि उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अगर वो कोई काम करते तो उसको रिवॉर्ड चाहिए, है ना, तो इसमें रिवॉर्ड आ जाएगा, इसमें पनिशमेंट आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा। जो दूसरा है आपका
वो है आपका कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज यानी रूढ़िगत अवस्था। रूढ़िगत अवस्था। अब जो ये स्टेज है ये आती है आपकी 8 से 13 साल के बच्चों तक। 8 से 13 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसमें आते हैं। कहीं कहीं पर इसको 9 to 11 भी, सॉरी 7 to 11 दिया हुआ है, 7 to 11 ईयर। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना, 8 से 13 साल के बच्चे भी इसमें इंक्लूड होते हैं और 7 से 11 साल के बच्चे भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िगत अवस्था या रूढ़िगत नैतिक अवस्था, है ना। इसमें दो चीज़ें, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एथिक्स। इसको एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि आप बाहरी दुनिया को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो बाहरी दुनिया में एथिक्स बने हैं, जो सोसाइटी ने एथिक्स बनाए हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। आप इसमें क्या करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को क्या अच्छा लग रहा है, दूसरों को क्या बुरा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। 2 स्टेजेस इसमें आती हैं। पहली स्टेज क्या है, पहली में है गुड बॉय और बैड बॉय। गुड बॉय और गर्ल, गुड बॉय गर्ल और बैड बॉय और गर्ल, है ना। गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड गर्ल, इसका एटीट्यूड आ जाता है ना। आप इसके लिए सोचते हैं कि भाई मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, मेरी छवि कैसी है। आपको अच्छा बच्चा बन के रहना है, अच्छी बच्ची बन के रहना है, ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है इस स्टेज में। दूसरा क्या है, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरा है आपका लॉ एंड ऑर्डर एथिक्स। लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, या आप एथिक्स बोल सकते हैं या मोरालिटी बोल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप फॉलो करते हैं। आप एक दिमाग लगाओ, 8 से 13 साल के बच्चे में कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं, है ना। वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर जो नैतिक स्तर है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का आ जाता है। ठीक है, तो 2 स्तर हो गए आपके, गुड बॉय एंड बैड, गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड गर्ल का एटीट्यूड आ जाता है। दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों की डिसलाइक्स को और डिसअप्रूव को सोचता है कि अगर मैंने ये काम किया तो दूसरा इंसान मुझसे नापसंद करेगा या मुझे नापसंद करेगा, मुझसे नाराज़ हो जाएगा या मेरा साथ नहीं देगा। उसके बेस पे वो अपनी चॉइसेस और अपनी एक्टिविटीज़ बदल देता है। ठीक है, तो ये तो आपकी होगी, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। जो लॉज बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं, उनको वो फॉलो करता है, उनको वो समझता है, जानता है। अब आपकी बात आती है थर्ड स्टेज की, जो है आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर रूढ़िगत अवस्था या उत्तर रूढ़िगत नैतिकता अवस्था, ये आपकी है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं प्रिंसिपल, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स। इसमें क्या होता है, आप जो है अहम केंद्रित हो जाते हैं। आप इस स्टेज में पहला वाला है, इसमें जो बच्चे आते हैं वो आपके 13 ईयर के जो अबव बच्चे हैं, 13 ईयर से जो अबव बच्चे है ना, वो आते हैं। इतनी बात आगे समझ में। इसके बाद इसमें आपके पर्सनल एथिक्स आ जाते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि पर्सनल एथिक्स का अगर कोई ऑर्डर है, लॉ है, स्टेज है, तो कौन सा है, वो ये वाला स्टेज है, पर्सनल एथिक्स। पर्सनल एथिक्स की आप इसमें बात करते हैं, आपके खुद के पर्सनल एथिक्स हो जाते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है कि आप जो है जस्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जस्टिस एंड आप प्रायोरिटी देते हैं लॉज में चेंजेस के लिए। ठीक है, जो लॉज समाज में बने हैं, जो लॉज बने हैं, प्रिंसिपल जो बने हैं, है ना, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन बने हैं, उसके लिए आप जस्टिस मांगना स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर एक स्पिरिट आ जाती है उन जस्टिस को चेंज करने के लिए, है ना। कोई लॉ है वो आपको पसंद नहीं है तो आप सोचते हैं कि क्या इस लॉ को चेंज करने की ज़रूरत है। आप एक लेवल ऊपर जाके आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं इस स्तर पर कि जो नियम है क्या ये सही है,
सही नहीं है तो क्या चेंजेस आने चाहिए, आप इस पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आप जस्टिस और स्पिरिट जो होती है एक लॉ के लिए वो आपके अंदर जागरूक हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आ जाती है। आप किसी भी लॉ के अगेंस्ट जा सकते हैं, किसी भी लॉ के फेवर में आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको क्या ठीक लगता है ना। और दूसरा है इसमें आपका बी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये आपके अंदर आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपके अपने एक स्टेज के बाद आपके अपने अंदर एक सिद्धांत आ जाते हैं, आपके खुद के एक रूल्स हो जाते हैं। इन पांचों में आप कहीं ना कहीं दूसरों के जो नैतिक सिद्धांत है वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके, थर्ड स्टेज में, इस लेवल पे आके, ठीक है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स, इसमें आके आप अपने खुद के लिए नियम बनाते हैं। जब आपसे कोई पूछता है कि भाई ये नियम कहाँ है, आप बोलते हैं किसी के नियम नहीं है, ये मैंने अपने खुद के नियम बनाए हैं। आप अपने अहम केंद्र से जाते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ये नियम होना चाहिए मेरे लिए, तो मैंने ये नियम फॉलो कर लिए, मेरे अपने नियम है। अब अपने नियम खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बात आई समझ में। एक चीज़ और है, जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसमें दो पार्ट्स है ना। जो आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज था, प्री कन्वेंशनल स्टेज में आपकी जो दो थी उसमें एजेस भी आते हैं। जो पहला वाला है वो इन्फेंसी में आता है ना, जो पहला वाला है वो इन्फेंसी में आता है। ये वाला जो है ये प्री स्कूल में आता है। इन्फेंसी में जो है वो पनिशमेंट को अवॉइड करता है, लेकिन प्री स्कूल में उसको रिवॉर्ड चाहिए, स्कूल में उसको रिवॉर्ड चाहिए, तो वो प्री स्कूल में आ जाता है। उसके बाद जो ये आपका है गुड बॉय बैड बॉय, गुड गर्ल बैड गर्ल, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर मैच्योरिटी, ये जो है ये आपके आते हैं स्कूल लेवल पर, ठीक है, ये आता है आपका स्कूल लेवल पर। और जो आपका जस्टिस एंड प्रायोरिटी, जो आप लॉज हैं, जस्टिस है जो उसके साथ जस्टिफिकेशन करते हैं, आपके अंदर स्पिरिट आती है लॉ को चेंज करने की, वो। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स, ये आपका एडोलसेंस में आता है, जो लॉज को मानना इनकार कर देते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, चेंजेस लाइए इसमें, है ना। और ये आता है आपका एडल्टहुड में, ठीक है, ये एडल्टहुड में। और जो ये वाला है आपका, ये एडोलेसेंट में। ये स्टेजेस ध्यान रखना है ना, बताना भूल गई थी मैं। ए में इन्फेंसी, जो आपका ए वाला है पनिशमेंट वाला इन्फेंसी में रहता है, रिवॉर्ड वाला प्री स्कूल में रहता है। गुड बॉय बैड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर मैच्योरिटी, जो आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं वो आपका आता है स्कूल में, दोनों स्कूल में आते हैं। और ये जो है आपका जस्टिस एंड स्पिरिट ऑफ लॉ, वो एडोलेसेंट में। और आपके खुद के नियम आप खुद बनाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी पे अटके रहते हैं, आप किसी और का लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो वो आता है एडल्टहुड में। ये सारी बातें होगी लॉरेंस कॉलबर्ग की, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, जो आपका ये है जस्टिस प्रायोरिटी लॉ, इसमें एक सेंटेंस आता है सोशल कंट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंध, ये वर्ड आपका इसमें आता है, किसमें, जस्टिस एंड प्रायोरिटी लॉ में, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। ये बातें होगी आपकी लॉरेंस कॉलबर्ग की। एक चीज़ और ध्यान रखो, जो जीन पियाजे थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पर दी थी, उसके लेवल पर उन्होंने स्टेजेस बांटे थे, है ना, एजेस के स्टेजेस बांटे थे 4 में, वो मैंने पढ़ा चुकी हूँ। इन्होंने नैतिक स्तर पर स्टेजेस बांटी हैं, है ना, नैतिक जो नैतिकताएं हैं, मोरालिटी है, उसके बेसिस पर ये स्टेजेस बांटी हैं। उन्होंने डेवलपमेंट के बेसिस पे, जो शरीर और मानसिक स्तर पे जो डेवलपमेंट होते हैं उसके स्तर पर बनाई थी, उनके बेस पे वो स्तर बनाए थे। इन्होंने मोरालिटी के बेस पर स्तर बनाए हैं, है ना। अब बात आती है किस चीज़ की, दोनों ने एक चीज़ कॉमन बोली है, बहुत कम लोग होते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट तक पहुंचते हैं। में बहुत कुछ लोग होते हैं, सारे नहीं पहुंचते हैं, तो उसी को कोई ना कोई कहीं ना कहीं आके अटक जाता है। वहाँ पर भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जाके अटक जाता होगा डेवलपमेंट में, यहाँ पे भी मोरालिटी में कहीं ना कहीं जाके स्ट्रिक हो जाता होगा। तो इसी के लिए उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रख कर कि हर एक इंसान उस लेवल तक नहीं पहुँच पाता है, जो हाईएस्ट थिंकिंग लेवल है, जो हाईएस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और मोरल डेवलपमेंट का लेवल है, वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं।
इसीलिए इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया कि कोई इंसान कहीं पर तो लाइक करता होगा, कोई इंसान की जो सोच है वो कहीं तो आती होगी, कहीं तो आके रुकती होगी, किसी चीज़ को तो वो फॉलो करता होगा। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर ये स्टेजेस को बनाई गई थी, उन्होंने इसका इजाद किया था। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक एग्जांपल दे देगा। देखो स्ट्रेट क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल, लेकिन अब स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं लगता कि पूछे जाएंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको एग्जांपल के थ्रू बोलेगा। एप्लीकेशन लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, वो दूसरों की वजह से, दूसरों की नज़र में आने के लिए, नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। तो आप बताइए कि जो कॉलबर्ग है उसके कौन सी स्टेज में ये बच्चा लाइक करता है, या कॉलबर्ग की जो स्टेज है वो इनमें से कौन सी होगी। तो कन्वेंशनल स्टेज होगी, है ना, कन्वेंशनल स्टेज होगी। या फिर अगर वो कन्वेंशनल स्टेज नहीं बोलेगा तो एज दे देगा, अगर एज नहीं दिया होगा तो स्कूल दे देगा, स्कूल नहीं दिया होगा तो एक्सटर्नल एक्सिस देगा होगा, नहीं तो ये वाली 2 आपकी लेवल्स दे देंगे, आपको आंसर टिक करना है। 3 थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कल एक वीडियो आएगी जिसमें हम अभी तक आए हुए सारे क्वेश्चन इन तीनों थ्योरीज में, यानी 5 नंबर हमारे पक्के हो चुके हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं वो सब कल हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी आए हुए हैं उसमें पूरा फुल एक्सप्लेनेशन होगा कि क्यों आंसर वो टिक किया है, इसी के बेस पर होगा। तीनों वीडियोस के बेस पर ही वो क्वेश्चंस हैं जो सब आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, ये क्लास समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल करें, क्योंकि जब वीडियो बनेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर पसंद आती है और समझ में आता है और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इन सब की थ्योरीज की PDF टेलीग्राम पे मैंने डाल दी हैं, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।